विशेष मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं दिनशॉ ईरानी जी। ईरानी सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और सर, बहुत ज़्यादा प्यार आपको दर्शक करते हैं, हमारे दर्शक करते हैं, और वो बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर को दोबारा लेकर के आइए, बहुत समय हो गया। थैंक यू हमारा ये जो निवेदन था उसको एक्सेप्ट करने के लिए। और सर, पहली टिप्पणी भी आपसे जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं सर अभी जो कुछ चल रहा है? कुछ मन में उलझन सी भी है, असमंजस की भी स्थिति है यूएस ईरान को लेकर के। सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी एक डर है। जी, एक्चुअली विपुल जी, पहले तो धन्यवाद आपके शो पर बुलाने के लिए। तो एक्चुअली देखा जाए तो हमें, हमारे हिसाब से तो जो सारी बुरी खबरें थी वो अभी हो गई है। आगे चल के हमें मॉनसून को छोड़ के, जहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन वो भी हम बाद में टच अपॉन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो ओवरहैंग था वो था हमारे क्रूड का प्राइसेस। वो आप सोचिए कि जैसे आपने बोला 72 हो गए थर्सडे को, और हमें तो लग रहा है कि गिरने ही चाहिए आगे चल के, क्योंकि एक्चुअली जो प्रॉब्लम था वो ईरान का नहीं था, प्रॉब्लम था हॉर्मुज स्ट्रेट का। हॉर्मुज स्ट्रेट में से 14 मिलियन बैरल रोज के निकलते थे, और वो 14% ग्लोबल डिमांड का बनता था उसमें। लेकिन ये जो झड़प हुई उसके बाद यूएस जो 4 मिलियन एक्सपोर्ट करता था वो भी 9 मिलियन एक्सपोर्ट करने लग गया है बैरल्स पर डे। तो आप सोचिए 5 मिलियन एक्स्ट्रा वहां से आ गए थे। और अभी ये जो नया एग्रीमेंट हुआ है ईरान और यूएस के बीच में, उसमें तो कहते हैं कि ईरान को बिल्कुल अलाउड है ऑयल एक्सपोर्ट करना विदाउट एनी सैंक्शंस। तो वो 3 मिलियन बैरल और बात हो रही है। तो आप सोचिए 8 मिलियन अभी उस दिन, और 14 मिलियन और खुल गए, मतलब हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गई तो 14 मिलियन वहां से आ जाएंगे। तो 8 मिलियन अभी सरप्लस हो गया है इस बाजार में। तो आप सोचिए कि 8% ऑफ ग्लोबल डिमांड सरप्लस हो रही है डेली बेसिस पे। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये तो और नीचे आना चाहिए क्रूड का भाव। और वो बहुत बढ़िया खबर है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हमारा रुपया जो प्रेशर में था वो एक तरह से वो प्रेशर रिलीव हो जाता है। यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट कम हो जाता है कि हम एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। और दूसरा जो रिलीफ आया INR के ऊपर, वो ये था कि जो आरबीआई ने FCNR बीज अलाउ कर दिए एग्रेसिवली रेज करना, और हेजिंग कॉस्ट खुद पे ले लिया। तो उसके चलते हमें लगता है कि वहां से भी आपको 50-60 बिलियन डॉलर आ जाएंगे, प्लस और 20-30 बिलियन डॉलर आ जाएंगे बॉन्ड्स के, बिकॉज वहां पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेव ऑफ कर दिया विथहोल्डिंग टैक्स इसके ऊपर, अपना G6 के ऊपर, और दूसरा कैपिटल गेन्स निकाल दिया। तो ये सब जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है हमारे लिए, क्योंकि जैसे ही रुपए से प्रेशर निकलता है तो जो FPI जो हमारे से इतने खफा थे रुपए को देख के, क्योंकि वो तो बैठे बैठाए उनको लॉस हुए जा रहे थे जैसे जैसे रुपया डिप्रिसिएट होता था उससे, तो मुझे लगता है वो एटलीस्ट थम जाएंगे, उनकी सेलिंग थम जाएगी। बहरहाल बाइंग के लिए तो हमें कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वहां पे। पर हैविंग सेड दैट, दूसरा जो मेजर ओवरहैंग था वो तो ग्रोथ का था, अर्निंग्स ग्रोथ का, पर वो भी चालू हो गई है। दिसंबर और क्वार्टर देखें या तो आप मार्च का क्वार्टर देखें तो जोरों की अर्निंग्स ग्रोथ हुई है। अगेन, जो आपने बोला कि क्यों ये बाजार में इतना तनाव है, इतना लोग समझ नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि ये क्वार्टर जो है जून का, सब लोग यही लगा के बैठे कि बहुत खराब क्वार्टर होगा। लेकिन हमारे हिसाब से एक पॉजिटिव सरप्राइज बाकी है इस क्वार्टर में। मुझे नहीं लगता कि ये क्वार्टर इतना खराब है जितना एनालिस्ट लगा के बैठे हैं। सेम केस हुआ था मार्च के साथ। मार्च में भी लोगों ने वो लड़ाई के चलते सोचा कि 1 महीना पूरा लड़ाई में निकल गया तो डिमांड कम हो जाएगा वगैरह, पर डिमांड चालू रहा। ये क्वार्टर में भी काफी हद तक कंपनियों ने जो भाव बढ़े हैं उनके रॉ मटेरियल के, वो पास ऑन कर दिए कंज्यूमर्स को। डिमांड में इंपैक्ट नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि ये क्वार्टर भी पॉजिटिव सरप्राइज रहेगा। इसलिए हमें तो कोई शंका नहीं है कि बाजार अभी एक ग्रोथ फेज में आ गया है और थम नहीं सकता आगे चल के। बिल्कुल सर। अब सर, एक एक विषय को थोड़ा सा, ज़्यादातर आपने विषय जो है कवर कर लिए ओपनिंग रिमार्क में, थोड़ा थोड़ा खोल के हर चीज़ पे जरा बातचीत कर लेते हैं। बहुत सारी बातें हो रही थी, $200 को लेकर के भी बात होने लगी, $150 की रिपोर्ट भी आ गई, $200 की रिपोर्ट भी हमने देखी। अभी भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, अभी तो आपको गिरावट देखने को मिली है, वो नीजर रिएक्शन है, तुरंत खबर आई है, लेकिन 80-90 के बीच पहले सेटल होता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसको लेकर के क्या अभी भी डर है? जो तमाम रिपोर्ट्स पढ़ करके क्या लोग डरे हुए हैं? क्रूड को लेकर के जैसा आपने कहा कि अभी और गिरावट देखने को मिलेगी, और लॉजिक आपने बहुत अच्छा दिया, यूएस से क्रूड आ रहा है, ईरान की तरफ से आएगा, और अगर रशिया और यूक्रेन को लेकर के भी मामला अगर सुलझ जाता है तो रशिया का तेल भी रहेगा।
तो फिर कीमतें बढ़ने की कहाँ से बात होगी? फिर तो मतलब नियंत्रण में रहेंगी चीजें। जी एक्चुअली विपुल जी, आई थिंक कंसर्न इसलिए था कि काफी जो वेल्स बंद हो गए थे सऊदी रीजन में, वो यही सोच के बैठे थे कि शायद उनके बंद होने से वापस जब चालू होंगे तो आपको वाटर पंप इन करना पड़ता है ऊपर लाने के लिए ऑयल को वगैरह, वो सब तो उसमें 2-3 हफ्ते निकल जाएंगे। पर जैसे मैंने बोला कि वो सब अगर जो होता प्रॉब्लम इतना, तो 35 मिलियन बैरल एक झटके से नहीं निकल जाते वहां से। वो उन्होंने चालू रखा, स्टोरेज काफी हद तक भरे हुए थे वहां पे। लेकिन एनीवे, हैविंग सेड दैट, मैं तो दूसरा जो मैंने आपको बताया कि यूएस ये लड़ाई के पहले, झड़प के पहले 4 मिलियन एक्सपोर्ट करता था ग्लोबल मार्केट्स में, और वो अभी 9 मिलियन हो गए, तो 5 मिलियन एक्स्ट्रा वहां से आ गए। बाय द वे, चाइना जो 15 मिलियन, करीब 15 मिलियन रोज के इंपोर्ट करता था क्रूड बैरल्स, उनका इंपोर्ट कम होके 10 मिलियन हो गया था। ऐसा नहीं है कि डिमांड वहां कोलैप्स हो गई, डिमांड हुई थी, गिरी थी 1-1.5 मिलियन बैरल की, पर मेनली उन्होंने अपने रिजर्व में से पंपिंग चालू किया। तो मैं ये भी नहीं देख रहा कि शायद चाइना में आपको 15 की जगह 14 भी इंपोर्ट करेंगे तो 1 मिलियन शायद वहां एक्स्ट्रा मिल जाए, लेकिन फिर भी वो चाइना भी वापस आ गया। जैसे मैंने बोला, ईरान तो सोचा ही नहीं था कि उसको 3 मिलियन अलाउ कर देंगे वो लोग सीधा उसका एक्सपोर्ट का। और जैसे आपने बोला, रशिया अगर जो आ गया बीच में, तो 2-3 मिलियन वहां से भी आ सकते हैं ओपन मार्केट में। तो आप सोचिए कि 10-11 मिलियन बैरल्स एक्स्ट्रा यहाँ पे हो रहे हैं। और ऑब्वियसली ओपेक अगर जो स्ट्रांग होता तो शायद वो प्रोडक्शन कट की बात करता, लेकिन ओपेक जैसा भी कुछ रहा नहीं है कि 2-3 कंट्रियां निकल गई उसमें से। इसलिए मुझे लगता है वो ऑयल मार्केट काफी ओपन है आज की तारीख में, और हमें नहीं लगता कि ये 70-72 ज्यादा देर रहेगा और नीचे आना चाहिए। उल्टा हमने तो लगा कि बैठे, हम यही लगा के बैठे कि ये साल की एंड तक, मतलब कैलेंडर ईयर की एंड तक हमें 60-65 दिखना चाहिए वापस को। ये ब्रेंट क्रूड की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ब्रेंट क्रूड की, WTI तो उससे कम होगा। साल अंत तक $60 से $65 ना सर? हाँ जी ठीक है, हाँ ये बात है इसको, ताकि वो जो भी आप कह रहे हैं वो हम लगातार बगल में लिखा हुआ भी जा रहा है, ताकि तो स्पष्टता रहे, लोगों को पता लगता रहे। सर, एक जिस तरीके का डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है, उसकी वजह से अभी हमने देखा कि सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली, बाकी कमोडिटी क्रैश होती हुई दिखाई दी। अभी क्या डॉलर इंडेक्स में ये मजबूती जो है वो अभी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है आपको? वहां पर उस फ्रंट पे कैसे देख रहे हैं आपसे? जी देखिए, हमें तो ये लग रहा है कि जो हमारा रुपया है वो तो एक्चुअली स्ट्रेंथन होना ही चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से गिरा था बिल्कुल, मतलब आप सोचिए कि जो फॉल आया वॉर के बाद, वो इसी को लेके आया था कि हम इंपोर्टर हैं, हमें ज्यादा हिट होगा। उसके पहले जो फॉल हुआ था वो टैरिफ को लेके हुआ था, फिर टैरिफ का सुलझ गया फरवरी में, और उसके बाद वॉर चल रही, तो वॉर को लेके अभी मार पड़ी हमारे रुपए को। और लेकिन आप सोचिए कि जो मेन प्रॉब्लम ऑब्वियसली एक तो रुपए का था ही, आप इंपोर्ट कर रहे थे, प्लस दूसरा जो मार पड़ रही थी वो एफपीआई आउटफ्लो से पड़ रही थी। रोज का ऑलमोस्ट कभी कभी तो बिलियन डॉलर निकल रहे थे इंडिया से। बाय द वे, ये साल आई थिंक ओवरऑल सेलिंग है ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास की अभी सेलिंग हो गई है तो इंडिया में, तो वो काफी एक हद तक दुखदायक थी हमारे रुपए के लिए। लेकिन जैसे मैंने बोला कि 3 लाख करोड़ मतलब आप ऑलमोस्ट $30 बिलियन की बात कर रहे हैं। अगर जो फ्लोज जो मैंने बोला कि हमें तो लग रहा है 50-60 बिलियन ये FCNR-B की वजह से आ गई, और इसका रीजन बड़ा सिंपल है। 2013 में जब ये पॉलिसी लाए थे RBI वाला, गवर्नमेंट बैंक्स को अलाउ किया था, लेकिन वहां पे उन्होंने काफी एक कंट्रोल रखा था। उन्होंने बोला 3% तक ही वो हेजिंग कॉस्ट कवर करेंगे। यहाँ पे उन्होंने बोला मैं ओपन कर दूंगा। दूसरा उन्होंने बोला था कि आप लेवरेजिंग नहीं कर सकते, आप लोन नहीं दे सकते FCNR-B, वो भी क्लैरिफाई कर दिया RBI ने इस बार कि आप दे सकते हैं, और कैप नहीं रखा। लास्ट टाइम 3.5 का एक कैप रखा था उन्होंने ऑन लेंडिंग रेट्स, इस बार उन्होंने वो कैप भी हटा दिया है, बैंक्स को पूरा ओपन हैंड दे दिया। 2013 में $27 बिलियन रेज हुए थे तो ये पॉलिसी के चलते। उस समय से लेके आज तक बैंक्स 3 गुना हो गए हैं, हमारी इकोनॉमी मोर देन डबल हो गई है। तो आप सोचिए कि 60 बिलियन तो आसपास तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे फ्लोज। और जैसे मैंने बोला कि बॉन्ड का जो रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने FPIs को, वहां से भी आपको 20-30 बिलियन आराम से आ जाएंगे। तो अगर जो आपके पास 80-90 बिलियन आते हैं
तो आप सोचिए वो ऑलमोस्ट 15% ऑफ योर एग्जिस्टिंग रिजर्व्स हो जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा असला है आरबीआई के लिए टू फाइट अ स्ट्रॉन्ग डॉलर। इसलिए हमें लग रहा है कि हमारा रुपया स्ट्रॉन्ग रहेगा यहां से। अभी कितना हो सकता है वो हमें अंदाजा नहीं है, लेकिन 91 92 तो आप देख ही सकते हैं आराम से। चलिए, तो ये 91 92 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आपने बात किया बॉन्ड मार्केट को लेकर के, एफपीआईज को लेकर के, सर लोगों की बड़ी उम्मीदें थी और अभी भी बनी हुई हैं कि शायद एक विंडो खुली है, दूसरी विंडो खुल जाए, खास तौर से टैक्सेस को लेकर के इक्विटी के अंदर, कि यहाँ पर जो है जो फैसला लिया गया उसको वापस लिया जाना चाहिए। आप कितना सहमत हैं? और चूंकि एक स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी आ गई और ये कहा गया कि नहीं हम मतलब विचार कर सकते हैं, विचार करेंगे, सारे प्रपोजल को देख रहे हैं, तो उससे एक और आग मतलब एक चिंगारी थोड़ी सी और बढ़ गई कि शायद इसको लेके फैसला हो। बीच में रह करके हमने देखा उसकी वजह से बाजार में रिएक्शन भी देखने को मिला, कुछ हुआ नहीं बॉन्ड मार्केट के लिए, हालांकि फैसला हो गया। क्या इस पर फैसला हो सकता है सर, बजट से पहले या बजट तक? क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है? क्योंकि ये एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है, जिस तरीके से एक साल के अंदर हमने देखा विदेशी निवेशकों को जाते हुए। जी देखिए, जैसे मैंने बोला ईयर टू डेट $30 बिलियन काफी बड़ा अमाउंट होता है। इनफैक्ट पिछले शायद 3 साल में हमने, या तो 4 साल में हमने 60 बिलियन का आउटफ्लो देखा है, उसमें से 30 यही साल निकल गए हमारे। तो आप सोचिए कि काफी जोरों का झटका है हमारे लिए, उसके लिए वो उसको लेके। एफडीआई भी, ये तो एफपीआई था, एफडीआई भी काफी हद तक कम हो गया है। लास्ट जो मैंने फिगर देखा था वो नेट फिगर कोई $1 बिलियन ही दिख रहा था। नॉर्मली एफपीआई को ऑफसेट करता था एफडीआई फ्लो, लेकिन इस बार तो एफपीआई ने भी दम तोड़ दिए। तो हमें लग रहा है कि उसके लिए टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आपको कोई स्वीटर देना पड़ेगा। एक आर्ग्यूमेंट जो हमेशा हम सुनते हैं जो इसके अगेंस्ट है, वो ये बोलते हैं कि सबसे बड़ा पैसा तभी आया था जब ये कैपिटल गेन्स लगे हुए थे हमारे ऊपर। बराबर बात है, पैसा हमारा बड़ा तभी आया था जब कैपिटल गेन्स ऑन थे, लेकिन उस समय हमारी ग्रोथ भी बहुत बड़ी थी। 30% ग्रोथ की बात होती थी, तो वो 30% ग्रोथ एक ऑफसेट कर सकती थी इस कैपिटल गेन्स को। लेकिन अभी तो वो रहे नहीं उनके पास कैपिटल गेन्स, मतलब बच्चे कुछ जो हैं, आप टैक्स लगाते, हम टैक्स लगाते थे और फिर वो निकल जाते हैं यहाँ से बाहर। लेकिन हमें लग रहा है कि अभी हम ये नहीं बोल रहे कि पूरे निकाल दीजिए, हम तो यही बोलते हैं कि आप मॉनिटोरियम कर दीजिए, 1-2 साल का मॉनिटोरियम विंडो दे दीजिए एफआईएस को कि ठीक है ये 2 साल में जो भी पैसा आएगा हम उसको ग्रैंडफादरिंग करके कोई वो नहीं लगाएंगे, और रेट्रोस्पेक्टिवली सारे आपके कैपिटल गेन्स हमने माफ कर दिए। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, हम शॉर्ट टर्म तो हमें चाहिए भी नहीं कि निकले, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारे पास पैसा लंबे अरसे तक रहे। तो इसलिए, और हम ये नहीं बोल रहे कि आप सिर्फ एफपीआई से निकाल, सबके लिए निकाल दीजिए, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए निकालिए। आप देखिए कितना वाइब्रेंट हो जाता है हमारा मार्केट अगर ये होता है तो। और यही एक अच्छा मौका है, क्योंकि आप रीजन में काफी हद तक पैसा जो अट्रैक्ट हुआ था पहले, वो रीजन में अभी बिचवाली चालू हो गई है, क्योंकि वहां पे जो एआई रिलेटेड स्टोरीज थी, जैसे कोरिया में 2 मेजर कंपनियां थी, सैमसंग और एसके हाइनिक्स, वो काफी पैसा अट्रैक्ट किए थे। लेकिन अभी वहां पे बिचवाली हो गई है, क्योंकि एआई की स्टोरी जो सेमीकंडक्टर बनाते हैं लोग, तो वो अभी थोड़ी वेन आउट हो रही है। सेम केस है ताइवान का। ताइवान में भी एक बड़ी कंपनी है टीएसएमसी, जो 60-62% उनका मार्केट कैप कंट्रोल करती है ताइवान में। तो वो कंपनी में भी एआई रिलेटेड स्टोरी थी, वो भी वो बनाते थे, सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। तो इसलिए जैसे ही यहां से पैसा निकल रहा है, हमें अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चाहिए। और आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया मौका है गवर्नमेंट के लिए कि आप कुछ नया करें। जैसे आपने देखा, आपने कुछ नया किया फॉरेक्स मार्केट में, और देखिए क्या फ्लोज आ रहे हैं आपके पास। वैसे ही आपको कुछ करना पड़ेगा एफपीआई को अट्रैक्ट करने के लिए, एंड आई थिंक दिस इज द राइट थिंग टू डू। चलिए, तो ये जो है बड़ी महत्वपूर्ण बात कही सर आपने। सर, अब हमने देखा कि जिस तरीके का एक डॉलर इंडेक्स की बात हम लोग कर रहे थे, और उसमें जिस तरह की मजबूती रही, सोने चांदी में बड़ी गिरावट रही। इस साल हमने बड़ी वॉलेटिलिटी देखी सर। सिल्वर के अंदर लोगों का एक आंख बंद करके भरोसा, बड़ी संख्या में ईटीएफ इनफ्लो, और फिर उसके बाद से जो गिरावट रही, आउटफ्लो भी उतनी तेज देखने को मिला। सोने चांदी का मोमेंटम अभी कैसे देख रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं अभी बड़ी गिरावट आ सकती है, आधा तो हो गया अपने हाई से चांदी। गोल्ड में भी अच्छी खासी हाई लेवल से करेक्शन आ चुका है। क्या अभी आपको लगता है, क्योंकि ज़्यादातर रिजर्व बैंक्स जो है अभी भी खरीद ही रहे हैं गोल्ड को, ये इन दोनों पे आपका व्यू अभी क्या है, अभी गोल्ड और सिल्वर को लेकर के सर? जी देखिए, पहले तो गोल्ड की बात करें तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों प्रेशियस मेटल्स हैं, लेकिन दोनों
एक डिस्कवर्ड है और दूसरा बाई प्रोडक्ट जी। है। सिल्वर तो बाई प्रोडक्ट होता है दूसरे मेटल्स का। बिल्कुल। तो गोल्ड की अगर जो बात करें तो जिस दिन गोल्ड सबसे बड़ा रिजर्व बन गया सारे बैंकर्स के लिए, तब से आप सोचिए कि गोल्ड एक रिजर्व करेंसी बन गई। वो गोल्ड नहीं रहा। गोल्ड पहले क्या करते थे, गोल्ड लोग ये इसीलिए लेते थे कि उनको एक हेज चाहिए होता था अगेंस्ट अनसर्टनिटी, अगेंस्ट इन्फ्लेशन, अगेंस्ट वॉर, ये सब होता था। लेकिन जैसे ही आप रिजर्व करेंसी बन गए तो आप अभी बैंकर के कंट्रोल में। एंड बाय द वे बैंकर उनको पसंद नहीं होता कोई ऐसा एसेट रखने का जो यील्ड ना करे कुछ भी, मतलब कोई इंटरेस्ट रेट यील्ड ना हो, कोई फिक्स्ड यील्ड ना हो, सिर्फ यील्ड होती है फ्रॉम कैपिटल गेन्स, मतलब जो गेन्स आते हैं उससे ये यील्ड होती है, तो वो उनको पसंद नहीं होता। इसलिए जब भी बैंकर को पैसे की जरूरत होती है तो सबसे पहले वो गोल्ड देते हैं। तो आप देखिए कि क्या हुआ जब लड़ाई चालू हुई ईरान और यूएस के बीच में, गोल्ड गिरा। तब सबने ये सोचा था अभी तो गोल्ड चलना चाहिए, क्योंकि बैंकर्स को पैसे की जरूरत पड़ गई उस समय, लिक्विडिटी सबसे बड़ा इशू था, तो वही बेच के उन्होंने गोल्ड चालू किया। दूसरा जो लेग अभी आया है गोल्ड का फॉल का, वो किस लिए आया है, क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़े जा रहे हैं। अभी बैंकर को कोई शौक नहीं है ऐसा रखने का अपने पास एसेट जो जहां पे उसको एक फिक्स्ड रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो वो गोल्ड बेच के यूएस सिक्योरिटीज टी बिल्स दे रहा है वहां पे। शायद कर रहा हो, आई डोंट नो क्या हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है। तो आई डोंट थिंक बैंकर्स यहाँ पे अभी इतने हावी हैं इस सेगमेंट में। और इंडिया एक मेजर कंज्यूमर था, चाइना एक मेजर कंज्यूमर था गोल्ड का, वहां पे भी थोड़ा आपने देखा है कि थोड़ा वेन ऑफ हुआ है। चाइना में तो खैर कोई पॉलिसी चेंजेस हुए हैं जहाँ पे उन्होंने उसके ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटीज कुछ लगाई हैं, और इंडिया में भी ड्यूटीज लगा दी थी, तो इसलिए आई थिंक गोल्ड वहां पे आपको थोड़ा वीकनेस दिखा। सिल्वर ऑन द अदर हैंड, जैसे मैंने बोला कि जो वहां पे जो स्टोरी बन रही थी, जहां पे जो रीजन था सिल्वर की रैली का, वो यही था कि सब बोलते थे कि नई नई जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे बैटरी हो गई, पीवी हो गया, ईवी हो गया, उन सब में आपको सिल्वर की जरूरत पड़ती है। आप किसी बैटरी मैन्युफैक्चरर से बात करें या किसी फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरर से बात करें, तो वो हमेशा यही बोलते थे, और हमने तो काफी बातें की, तो हमें यही बोलते थे कि देखिए सिल्वर हम यूज करते थे क्योंकि वो सस्ता था। अभी इतना महंगा हो गया है कि हमें कुछ ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ता है, कोई एलॉय यूज करना पड़ेगा। तो वो आप सोचिए कि वो स्टोरी डजंट होल्ड गुड, क्योंकि आप डिमांड सप्लाई की बात करें तो डिमांड इतना डिस्प्रोपोर्शनली बढ़ नहीं सकता था। सब लोग लॉजिकली होना चाहिए था, लेकिन गोल्ड सिल्वर जैसे मैंने बोला कि वो यूज होता था क्योंकि अफोर्डेबल कमोडिटी थी। जैसे ही अनअफोर्डेबल हो गई वो उसका यूजेज भी कम होने लगा, तो इसलिए सिल्वर कम आ गया। हमें नहीं लगता कि सिल्वर इस भाव में भी आपको अच्छा लगेगा आगे चल के। और एक्चुअली सिल्वर की स्टोरी तो हमेशा ऐसी होती है, एक स्पाइक होता है, फिर बाद में नीचे आता है और फिर काफी अरसे तक यहाँ पे रहता है। गोल्ड ऑन द अदर हैंड एक स्पाइक होता है, स्टेडी रहता है, और फिर बाद में काफी लॉन्ग टर्म स्टेडी रहता है, और फिर बाद में एक और झटका आता है। तो शायद गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट आप थोड़ा पोर्शन रख सकते हैं, पर सिल्वर तो डेफिनेटली नॉट। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच में चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सर घरेलू बाजार पे थोड़ी सी बातचीत करें। उससे पहले एक सवाल और रह गया, वो है यूएस ईरान को लेकर के ये जो अभी सीज फायर हुआ है, बहुत लोगों को ये मन में डर लग रहा है कि ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। इजराइल और लेबनान को लेकर के क्या कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सवाल अब ये डर कितना लाजमी है और आप कैसे देख रहे हैं, ये मतलब कोई हल पे पहुंच पाएंगे या ये 2 महीने, क्योंकि ट्रंप साहब के रात में जो ट्वीट आते हैं ना वो एकदम से फिर चीजें बदल जाती हैं सुबह। जी विपुल जी, मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है इस फील्ड में, बस यही है कि मेरा नाम ईरानी है, पर लेट मी टेक अ शॉट, क्योंकि हमें ऐसे लग रहा है कि दोनों साइड डेस्परेट थी एक सीज फायर के लिए। ईरान भी था और यूएस भी था। यूएस का तो खैर प्रॉब्लम अलग है क्योंकि उनके मिड टर्म्स आने वाले हैं अभी नवंबर में, तो ट्रम्प जी को चाहिए था कि कुछ दिखाए अपनी पब्लिक को कि देखो कितना बढ़िया हमने करके दिया है, तो इसलिए वो तो डेस्परेशन वहां से था। और ईरान का तो डेस्परेशन अलग ही था कि उनको नहीं चाहिए था कि इतनी देर तक ये झड़प चलती रहे, मार बहुत पड़ी है, देख रहे हैं आप इकोनॉमिकली काफी व्रेक हो गए, वो वीकन हो गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि दोनों साइड पे इंटरेस्ट है कि आप ये चालू रखें, जारी रखें।
और इनफैक्ट जब ये इसराइल और लेबनान के बीच में झड़प हुई थी, उसके बाद में ईरान वॉकआउट किया था। आपने देखा ट्रंप जी ने कितना जोरों का नेतन्याहू को बोला कि ये बंद कीजिए आप, और फिर से वापस टॉक्स चालू हुए। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये दोनों साइड को चाहिए और ये डील होके रहेगी। किसके पलड़े में रहेगी वो हमें आइडिया नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी आगे चल के ये झड़प और बढ़ेगी। अगर जो झड़प हुई, जिसका चांसेस बहुत कम है, तो आप सोचिए फिर तो बहुत ही हानिदायक होगा पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए। इंडिया आप परे रखिए, पर पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए हानिदायक होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतना एस्केलेट होगा यहां से। चलिए, ये बात यहाँ पर है सर। अब एक एक करके तमाम सेक्टर्स पे जरा हम बातचीत करते हैं, और सबसे पहले जरा किस सेक्टर से शुरू की जाए सर बातचीत, क्योंकि अब जो है सबकी निगाहें पहले क्वार्टर पे ही लगी हुई हैं। तो बैंकों से शुरू करना इसलिए जाएंगे, सबसे ज़्यादा डर इसको लेकर के था कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही थी और $200 के टारगेट निकल के आ रहे थे, लोगों को लग रहा था कि अब ऑटो, बैंक, इन सब पे सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। आप कैसे देख रहे हैं अभी बैंकों को लेकर के? लास्ट क्वार्टर भी हमने देखा PSU बैंक के रिजल्ट ठीक रहे सर, तो अब यहाँ पे क्या प्रेशर रहेगा, आगे की दिशा क्या देख रहे हैं, और क्या PSU बैंक्स अभी भी खरीदारी योग्य हैं या फिर प्राइवेट बैंक की तरफ आपकी निगाहें रहेंगी? जी देखिए, सबसे बड़ा जो ओवरहैंग था पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए, वो तो जायज था। मतलब और स्लॉट अपना जो PSU बैंक्स ने जो कंपटीशन दिया उनको, और वो इसलिए दिया क्योंकि इंटरेस्ट रेट फॉल साइकिल चालू था। और इंटरेस्ट रेट फॉल में क्या होता है कि जब आप अपनी बैलेंस शीट में लेवरेज करके बैठते हैं, लाइक PSUs तो नॉर्मली 11-12 टाइम लेवरेज करके बैठते हैं अपनी बैलेंस शीट, जबकि प्राइवेट सेक्टर 6-7 बहुत ज्यादा हो गया, एग्रेसिव हो गया, 6 टाइम नॉर्मली होती है उनकी, 5-6 टाइम। तो उसमें आप इतने बढ़िया रेट फाइन ट्यून नहीं कर सकते जो PSU कर सके थे इतने लेवरेज करने के बाद। हमें ये, और दूसरा जो डिपॉजिट में लड़ाई चालू थी, डिपॉजिट कैप्चर करने के लिए, मतलब दोनों लायबिलिटी और एसेट साइड दोनों की जोरों की लड़ाई चालू थी। तो आप डिपॉजिट साइड में भी PSUs काफी एग्रेसिव हो गए थे और काफी मार्केट शेयर ले रहे थे पब्लिक सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से, सॉरी। तो आप अभी देखिए ये जो बॉन्ड जो रेस है, सॉरी अपना जो FCNR रेस है, वहां पे सबसे ज्यादा एग्रेशन प्राइवेट सेक्टर ने दिखाया कि, और वहां पे उनको एक ब्रीदर मिल रहा है। पहली चीज तो वो है कि डिपॉजिट ग्रोथ वहां पे आपको ज्यादा बेहतर दिखेगी। दूसरा, जो फॉलिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो भी थम गया। अभी यहां से हमें तो ऐसे लग रहा है कि ये कैलेंडर ईयर एंड तक RBI को प्रॉब्ली एक रेट हाइक साइकिल चालू करना पड़ेगा, बिकॉज इन्फ्लेशन ऑलरेडी आस्ते आस्ते परब के ऊपर आ रहा है और ग्रोथ रेट काफी अच्छी हो गई है इंडिया में। तो मुझे लगता है कि शायद इंटरेस्ट रेट साइकिल हाइक चालू होगा छोटे पैमाने पे। तो वहां पे फिर आप देखेंगे कि जो पब्लिक सेक्टर की जो बैलेंस शीट्स है वहां पे थोड़ा हिट आने लगेगा और उनका जो कॉम्पिटिटिव लेवल है वो कम हो जाएगा। बहरहाल ये जो रिजल्ट आप देखेंगे ये क्वार्टर के, हमें नहीं लगता कि ज्यादा अलग रहेंगे फ्रॉम जो आपने मार्च क्वार्टर में देखे, उससे ज्यादा अलग नहीं रहेंगे। ये सेम मोरलेस सिमिलर रहेंगे। PSUs के नंबर्स अच्छे आएंगे, पब्लिक सेक्टर के इतने बढ़िया नहीं आएंगे। लेकिन आगे चल के, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि आप कभी गाड़ी रेयर व्यू में देख के नहीं चलाते हैं, हमेशा आगे देख के चलाते हैं। तो आगे देखेंगे तो मुझे लगता है कि शायद प्राइवेट सेक्टर का पलड़ा भारी रहेगा, प्राइवेट प्लेयर्स का पलड़ा भारी रहेगा, ये बात आप कह रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ इस पर आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर प्राइवेट हो या फिर PSUs हो, नज़रिया अगर हमारा 1 साल का है तो मिड कैप पे फोकस करें या अभी दिग्गजों पर ही भरोसा करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी एक्चुअली हम तो हमेशा ये बोलते हैं कि मनी हमेशा एक ग्रोथ को चेस करता है। जो दिग्गज आपने बोले उन्होंने अपना काम कर दिया। ये जब बाजार इतना अनसर्टन था तब ये दिग्गज ही संभाल के बैठे थे बाजार को। लेकिन अभी हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से ग्रोथ आ रही है, और आपने देखा मार्च के क्वार्टर में भी NSE 500 की अर्निंग्स ग्रोथ 15% ही थी, लेकिन आप लार्ज कैप देखें तो 6% ग्रोथ हुई थी, और मिड कैप देखें तो उसमें 28% ग्रोथ थी, और स्मॉल कैप में तो 41% ग्रोथ थी। तो आप सोचिए कि ग्रोथ यहीं पे है, और ये एक क्वार्टर की बात नहीं है। दिसंबर क्वार्टर में भी सेम था, सितंबर के क्वार्टर में भी, 25 के क्वार्टर में भी सेम था। तो ये जो कंटिन्यू रही है ग्रोथ, हमें लग रहा है कि ये क्वार्टर में भी मिड और स्मॉल बीट कर देंगे लार्ज कैप को ग्रोथ में। तो हमें लग रहा है कि ये जो मनी है, पैसा है, नया पैसा है, वो इसी को चेज करेगा देन एनीथिंग एल्स। सो इसलिए हम अपना पोर्टफोलियो भी फ्लेक्सी कैप देखेंगे तो हम शिफ्ट कर रहे हैं आस्ते आस्ते
टू मिड एंड स्मॉल कैप्स। तो मिड और स्मॉल कैप में जो है ज़्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, वहाँ पर अच्छे जो बैंक्स हैं जहाँ पे अच्छे फंडामेंटल्स हो वहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, बैंकिंग के बाद जरा ऑटो की बात कर लेते हैं। ऑटो में को लेकर के भी बड़ी चिंताएं थीं, ख़ास तौर से जिस तरीके से युद्ध आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इन सब के बीच में अब जो थर्सडे को या वेडनेसडे को थोड़ी थोड़ी बाइंग आई है, भरोसा कर सकते हैं सर अभी? क्योंकि ऑटो इंसैलरी में भी अच्छी बाइंग रही, ऑटो सेक्टर में भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। यहाँ पे क्या उम्मीदें हैं सर आपकी? जी देखिए, हमारा प्रॉब्लम ऑटो के साथ यही है कि ये काफी प्रोटेक्टेड सेक्टर है। ग्रोथ आज की तारीख में आ रही है ईवीज में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही आ रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतने प्रोटेक्टेड हैं तो इसलिए हमारे जो भी डोमेस्टिक वाले मैन्युफैक्चर करते हैं हम ले लेते हैं जाके, तो हमें उसका ज्यादा प्रॉब्लम है देन एनीथिंग एल्स। डिमांड का इशू नहीं है एक्चुअली। आप देखें जो फॉरवर्ड नंबर्स आए हैं जून के, वो भी काफी अच्छे नंबर आए हैं। पीवीज में आई थिंक 20% का ग्रोथ दिखने वाली है, पैसेंजर व्हीकल्स में, टू व्हीलर्स में भी कोई 30% का ग्रोथ दिखने वाली है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये सेक्टर तो ठीक ही रहेगा, लेकिन जहां जहां प्रोटेक्शन है वहां पे हमें पसंद नहीं होता। जैसे हम तो हमेशा ये बोलते हैं कि जिस दिन हम ओपन अप कर देंगे हमारे ईवी सेक्टर को, तो आप सोचिए कितना मार पड़ सकता है, क्योंकि ग्रोथ वहीं पे है इन पैसेंजर व्हीकल्स, चाइनीज कंपटीशन से वगैरह या तो टेस्ला से वगैरह, जो आज की तारीख में काफी प्रोटेक्टेड है यहाँ पे। तो इसलिए हमें ये पसंद नहीं है, लेकिन 12 नंबर ठीक ही होंगे। हमें ज्यादा टू व्हीलर पसंद है, क्योंकि एक तो पहले जो ईवी में टू व्हीलर पसंद है, और वहां पे भी हम बड़े सिलेक्टिव हैं उस सेगमेंट में भी, क्योंकि हमें लगता है कि वहां पे कंपटीशन बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने मीट किया है, चाइनीज को फाइट किया है उस वक्त, और खुद अपने अपने नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाके काफी हद तक एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया कंज्यूमर को। इसलिए हमें लग रहा है कि वो स्पेस फार बेटर करेगी देन पैसेंजर व्हीकल्स। ठीक सर। सर लगातार हम लोग चर्चा हमारी रही है डिफेंस को लेकर के, और इस सेक्टर को लेकर के कई सारी संभावनाएं भी खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से दुनिया भर में युद्ध का माहौल बना हुआ है, भारत के लिए एक्सपोर्ट को लेकर के कितनी बड़ी उम्मीदें आप देख रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां थोड़ी सी सुस्त पड़ गई, खासतौर से हमारी PSUs, जैसे BEL हमने देखा कि थोड़ा सुस्त पड़ता हुआ एक कंसोलिडेशन के फेज में आ गया। HL जैसे शेयर भी 2-4 कुछ एक घटनाएं हुई, उसके बाद से एक रेंज में ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइवेट प्लेयर्स में लेकिन अनयूजुअल मूव रहा, अपोलो माइक्रो हो, पारस डिफेंस जैसे शेयर जो है। आपका व्यू क्या है इस सेक्टर को लेकर के, और ये प्राइवेट वर्सेस PSUs में आपकी मतलब क्या तरजीह, प्रायोरिटी क्या रहेगी सर? जी देखिए, यहाँ पे एक्चुअली आप PSU की बात करें तो काफी हैवी इंडस्ट्री वाले PSUs हैं, और मेनली वो एक सर्विस स्पेसिफिक है, जैसे पोर्ट वाले हो गए, या जो सिर्फ नेवी को सर्विस करते हैं, या एरोनॉटिक्स वाले हो गए जो सिर्फ एयरफोर्स को सर्विस करते हैं। एक PSU है जो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका आप नाम लिया, वो हमें काफी पसंद है, क्योंकि हमें हमारे मन में कोई शंका नहीं है कि आगे चल के इंडिया एक सोर्सिंग बेस बनने वाला है डिफेंस के लिए, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है, और हम फ्रेंडली नेशंस के साथ हम काफी अच्छी तरह स्वभाव रहता है हमारा, तो और चीप लेबर है यहाँ पे, और एक्सपर्टीज है, टेक्निकल नॉलेज है। तो इससे हमें लग रहा है कि एक एक्सपोर्ट बेस इंडिया से बन सकता है डिफेंस के लिए, और उसको कैपिटलाइज करने के लिए चुनिंदा कंपनी रहेंगी। जैसे हम बता रहे थे पोर्ट्स के बारे में, आप सोचिए कि आप एक शिप में ऑलरेडी उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी हद तक भर गई है, और यहां से आप ग्रोथ ज्यादा देख नहीं सकते, चाहे भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक वाले हो गए, या तो प्राइवेट सेक्टर में जो एक्सप्लोजिव सिस्टम्स वगैरह सप्लाई करते हैं वो हो गए, आई थिंक वो सब में ज्यादा ग्रोथ दिखेंगी देन इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनीज। ठीक है सर। सर एक सेक्टर जिस पे काफ़ी 2 साल पहले उसकी भी बड़ी धूम मची, पर वो बिल्कुल ऐसा पिटा कि अब हम लोगों के जितने भी जो कॉलर शो होते हैं उसमें बहुत सवाल आते हैं, सर रेलवे क्यों नहीं चल रहा, और 2-2 साल से लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं, और वहाँ पर रिटर्न नहीं मिले 2 साल से। और ख़ासतौर से कोविड वाले के बाद की जो जनरेशन रही उसको तो फटाफट रिटर्न की आदत थी, तो 2 साल से जब रिटर्न नहीं मिला तो लोगों में बौखलाहट भी है, गुस्सा भी रहता है, वो लोग जाहिर करते रहते हैं। आपकी क्या उम्मीद है सर कि ये जो डिफेंस में विस्तार सरकार का थोड़ा बढ़ा, उसकी वजह से रेलवे पीछे रह गया, क्योंकि काम तो चल ही रहे हैं
और आगे भी अभी जो है, लेकिन रिजल्ट्स भी बहुत उत्साहजनक नहीं रहे। खबरें तो आती हैं ऑर्डर्स की, हम लोग भी फ्लैश करते हैं, लेकिन वो रिजल्ट्स में नहीं दिखाई दे रहे। आपका व्यू क्या है अभी रेलवे को लेकर के? क्या यहाँ पर पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? जी, हमारे तो पोर्टफोलियो में एक भी रेलवे स्टॉक आपको मिलेगा नहीं। तो हम तो बड़े क्लियर थे, जहां पे भी ऑर्डर बुक प्ले होता है और वो भी रेलवे को लेके जो बजट पे डिपेंड होता है, जब भी आपने बजट में स्पेंड कम देखे रेलवे के, मतलब ग्रोथ दिखती है लेकिन इतनी जोरों की ग्रोथ नहीं दिखती है वहां पे। इसलिए हमें पता है कि जो मेन खर्चा होने वाला है रेलवे में, एक तो सैलरी पे तो होता ही है और दूसरा मेंटेनेंस पे होता है, देन प्लेसिंग न्यू ऑर्डर्स फॉर रोलिंग स्टॉक वगैरह वो सब में। तो उसके चलते हम बड़े क्लियर थे कि रेलवे हमें नहीं खेलना है और हम हमेशा दूर रहे रेलवे से। शायद ही कभी हमने एक स्टॉक लिया होगा कभी, पर अभी तो हमारे पास कोई नहीं है, तो इसलिए हमें कोई व्यू नहीं यहाँ पे। बहरहाल आई एम श्योर रेलवे को छोड़ के काफी अच्छे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अगर आप यहाँ पे बेचे भी तो शायद आपको एक बहुत बढ़िया सेक्टर कहीं मिल जाएंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक बार के लिए मतलब जो लोग नया पोर्टफोलियो बना रहे हैं उनको दूरी बनानी चाहिए, और जिनके पास है वो भी चाहें तो एक बार के लिए एग्जिट ले लें। मोटी मोटी बात ये कह सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक सर। सर अब एक और सेक्टर जिसको लेकर के बड़ी चर्चाएं रहती हैं, गर्मी भी तेजी से बढ़ रही है, वो है पावर। पावर को लेकर के पिछली बार थोड़ी सी गर्मी कम पड़ी तो इस वजह से नहीं चले, इस बार उम्मीदें थी, अभी भी उतनी तेजी नहीं देखने को मिल रही है। चले बीच बीच पे चलते हैं, कुछ थम जाते हैं। टाटा पावर है, अदानी पावर में अदानी ग्रुप की वजह से एक मोमेंटम तेज देखने को मिला था बीच में, लेकिन बाकी जो हमारे पीएसयूज है उसका बैंक जो है इरेडा, वो 2 साल में जो या तो 30 के बाद भयंकर चला या फिर अब चलता ही नहीं है। क्या करें सर? मतलब वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करें क्योंकि तो बहुत बड़ा सेक्टर है, अलग अलग कैटेगरीज हैं। आपका फोकस कहाँ पर है? और पावर रखे हैं सर आप लोगों ने पोर्टफोलियो में? जी, पावर हमने ट्रांसमिशन वाले नहीं रखे, मतलब जो पावर मैन्युफैक्चरर्स है वो तो हमारे पास नहीं है। यूटिलिटी कंपनीज जो बोलते हैं वो तो नहीं है हमारे पास, एक का दुक्का होगा तो होगा, क्योंकि वो एक काफी रेगुलेटेड सेक्टर है और गवर्नमेंट रेगुलेटेड सेक्टर है, इसलिए हमें इतना पसंद नहीं है। हाउएवर हमारे पास काफी इक्विपमेंट सप्लायर्स थे, पावर इक्विपमेंट सप्लायर्स, क्योंकि वहां पे हमें बहुत क्लैरिटी थी कि एक मेजर केपेक्स साइकिल आना चाहिए और वो आया भी, और उनकी ऑर्डर बुक्स भी बढ़ गई वगैरह सब हो गया। तो वो हमने काफी हद तक लैपअप किए थे, सारे उसमें एमएनसीज थे, 3-4 एमएनसीज थे और एक का दुक्का हमारे डोमेस्टिक कंपनियां थी। तो हमने काफी हद तक वो राइड भी किया, और मैं नाम होल्ड बैक नहीं करूंगा, मैं हिटाची एनर्जी हो गया, सीमेंस एनर्जी हो गया, फिर जी वेनोवा हो गई, ये सब स्टॉक्स थे वहां पे। तो लेकिन वो इतने जोरों के चले, और उसके बाद अभी जो लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स आए थे उसमें जो हमने कमेंट्री सुनी, वहां पे हमें थोड़ा थोड़ी शंका होने लगी कि कुछ यहाँ पे अभी आगे चल के ग्रोथ रेट थोड़े स्टेबलाइज होंगे, इतना एक्सपोनेंशियल जो बोलते, जो हद से ज्यादा जो ग्रो हो वो नहीं होने वाला, क्योंकि उनकी कैपेसिटियां पूरी फुल हो गई है, ब्लॉक हो गई है, और यहां से आपको प्राइस हाइक इतने नहीं मिलेंगे। मतलब ग्रोथ आएगी तो प्राइस हाइक से ही आएगी, पर वो भी काफी लिमिटेड रहेंगे, इसलिए हमने काफी हद तक वो सेक्टर भी ट्रिम किया है। हमने थोड़े बहुत और डोमेस्टिक वाले लिए जो हमें लगे कि कैंसिलरी जैसे प्ले हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी स्टोरी प्ले आउट हो गई है। स्टेबिलिटी के रखना तो रख लीजिए स्टॉक को, लेकिन अदरवाइज जो एक पॉप मिलता था आपको वहां पे वो शायद ना मिले आगे चल के। सर अब सवाल तो बहुत सारे हैं, सेक्टर्स बहुत सारे बाकी रह गए हैं, लेकिन मुझसे कहा जा रहा है कि सर के पास समय थोड़ा कम है। मैं अगर आपसे पूछूं कि बाजार पे रुख चूंकि आपका थोड़ा सकारात्मक हुआ है, तो अब यहाँ से अगर पोर्टफोलियो आज की डेट में अगर हम बनाए या हमारे दर्शक बनाने की कोशिश करें, तो फिर रेलवे से आपने कहा कि थोड़ा सा दूरी बना के चलें, पावर सेक्टर में भी थोड़ा ट्रिम करके ही अपने पोर्टफोलियो में रखें, तो फिर फोकस कहाँ करें? और अगर आप कुछ नाम ले सकें तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि रोज़ रोज़ तो मुलाकात होती नहीं है आपसे सर। तो अगर उनको आप कुछ गाइड कर सकें कि अगर 6-8 महीने साल भर का, अगर साल भर के आसपास का एक नज़रिया अगर लें बाजार पे, तो पोर्टफोलियो किस तरीके से बिल्डअप करें? अगर हम कल्पना करें 1 लाख रुपए के आसपास किसी ने, छोटा रिटेल इन्वेस्टर है, तो वो क्या करे सर?
तो एक्चुअली विपुल जी नाम तो मैं लूंगा नहीं, नाम आपको देखने तो मेरा मिड कैप और स्मॉल कैप पोर्टफोलियो आप ले लीजिए हमारे हिलियोस का, हाँ, और वहां पे आपको नाम दिख जाएंगे बराबर से कौन से हैं, कि हम तो अलग से कुछ करते नहीं है। हाँ। तो वैसा दूसरा मैं अगर आपको बताऊं कि आगे चल के देखिए, आप कोई भी इकोनॉमी जो इंडिया अभी करने वाला है अगले 5-10 साल में, वो कोई भी इकोनॉमी देखे जो पास में की थी, जैसे चाइना ने किया था 2000 के आसपास, फिर यूएस ने किया था 60s में, जापान ने 80s में, और जर्मनी उसके बाद 80s 90s में किया था। वहां पे दो सेक्टर जो बिल्कुल ही मतलब कंजम्पशन जो बूस्ट आई थी, दो सेक्टर जो बहुत बढ़िया किए थे वो थे कंजम्पशन, और दूसरा था बैंकिंग, बीएफएसआई रादर। और ये इसलिए था क्योंकि कंजम्पशन से ही इकोनॉमीज चलती हैं, और इंडिया तो एक बहुत ही बढ़िया दायरे पे पहुंच गया है जहां पे मिलेनियल्स एंड जनरेशन जी, ये दोनों जो सेगमेंट है ऑलमोस्ट 2/3 मतलब 70%, 2/3 भी नहीं 70% से ज्यादा लेबर पूल जो है आज की तारीख में ये इस जनरेशन का है। और वो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि मेरे टाइप जो प्री मिलेनियल वाले थे, वो जनरेशन तो हमेशा बोला जाता था कि आप सेविंग कीजिए, कंजर्व कीजिए, और डायलॉग भी सुनाए जाते थे हमें, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और चादर लंबी हो वगैरह, ये सब डायलॉग बोले जाते थे हमें। तो इसलिए हम कंजम्पशन तो करते ही नहीं थे, हम सेविंग ज्यादा करते थे। पर ये जो सेगमेंट है वो तो बहुत ही एग्रेसिव है। उल्टा मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि आप सोचिए जो जनरेशन छुट्टी पे जाने के लिए लोन लेती है, छुट्टी मनाने के लिए लोन लेती है, आप सोचिए कि कितना कंजम्पशन फीवर है, और सर्विसेबल कंजम्पशन है, मतलब वो कमाते भी अच्छा है। तो इसलिए यही चाहिए हमें। और यहां से आप देखेंगे तो न्यू एज कंपनीज जो है कंजम्पशन वाली, वो बहुत बढ़िया करेंगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहेगा। हॉस्पिटैलिटी कंपनीज अच्छी करेंगी, हेल्थ केयर कंपनीज अच्छा करेंगी, बीएफएसआई में भी कंज्यूमर फेसिंग जो बैंक्स है, एनबीएफसीज हैं, या जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो प्लेस हैं, वो बहुत बढ़िया करेंगे क्योंकि ये जनरेशन इन्वेस्टमेंट में ज्यादा बिलीव करती है। तो म्यूचुअल फंड हो गए, वेल्थ मैनेजर हो गए, ये सब आ जाते हैं उसमें प्लेस में। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये एक बहुत ही हेल्दी पोर्शन होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का। आप हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे तो शायद 60 से 65% इसी सेगमेंट में होगा, हमारे ज्यादा ही होगा शायद। ये बात यहाँ पर निकल के आई है सर। कार्यक्रम की परंपरा है, जाते जाते हम अपना थंब एक बार आपको दिखा दें पीछे। तेजी नहीं रुकेगी। तो ये जो क्रूड हल्का हो गया, रुपये में रिकवरी हो गई, इस सब के बावजूद अभी एफपीआई नहीं आ रहे हैं, वो एक चिंता है। तो क्या ये तेजी अब आपको लगता है अभी रुकेगी, या फिर चिंताएं हैं, या आप ये मान रहे हैं तेजी रुकेगी या नहीं अभी? नहीं, तेजी मैं ये एक और कैविएट दे दूं कि तेजी हमेशा एक लाइन में नहीं आती। हाँ, हमेशा अगर हम 5-6 महीने के हिसाब से देखें, ओवरऑल देखेंगे तो हमें लग रहा है कि ये बहुत ही बढ़िया रहेगा यहाँ से। और जैसे मैंने बोला कि एफपीआई आए ना आए, बेचना बंद कर दे, बस वही हमें चाहिए। बेचना, जो बिलियन डॉलर की सेलिंग होती थी, वो तो अभी थम गई है एटलीस्ट। तो वो अगर जो हो गया तो आई थिंक एक बरकरार रहेगी तेजी हमारे बाजार में। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। बस हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा ये जो विरह की बेला है, थोड़ा इसको कम कीजिए। समय थोड़ा मतलब जो है इतना लंबा गैप मत दीजिए, जब भी समय मिले 1-2 महीने में आते रहिए सर। अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।